Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. In today's video, we will be solving May June 2018 paper 2. Code is 5054, variant 22, 1 hour 45 minutes. So let's start here. ठीक है, आइए मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, यहाँ पे सेक्शन ए हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी पार्ट 2 आएगा उसमें वी विल बी कवरिंग सेक्शन बी. So let's start with question A. Question 1. A student drops a small metal object into cylinder of oil. The object falls alongside a vertical ruler and a camera records its position at 1 second interval as shown in figure 1.1. These are the positions and times. This is oil, and he's saying plot a graph of distance time graph for the object. Right, so we have to create a distance time graph here. तो सबसे पहले हम किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जब टाइम जीरो था तो डिस्टेंस जीरो था, तो ये बिल्कुल जीरो आ गया टाइम जीरो पर. टाइम वन पर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस आ रहा है 0.5. ठीक है, और टाइम टू पे हमारे डिस्टेंस है 1.6. टाइम थ्री पर थ्री ही है डिस्टेंस, यहाँ टाइम यहाँ डिस्टेंस, इस तरह मैं लिख रहा हूँ. और इसी तरह आगे आते हैं तो टाइम 4 सेकंड्स पर डिस्टेंस था 5, और 5 सेकंड पर डिस्टेंस था 7 सेंटीमीटर. तो ये हमारा आ गया डिस्टेंसेस, ये आ गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो सबसे पहले जो मेरा पॉइंट था टाइम जीरो था, डिस्टेंस जीरो था, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया. जबकि मेरा था जब टाइम वन तो मेरा डिस्टेंस आ रहा 0.5. अच्छा, पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ स्केल को. मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए एक बॉक्स को बराबर ले रहा हूँ 0.2 यूनिट्स के, क्योंकि ये स्केल यहाँ पे फिट बैठ रहा है. ठीक है, एक बॉक्स 0.2 के बराबर है. तो वन हमारे पास 0.5 था, तो ये हो गया 0.2, 0.4, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5. आप देख सकते हैं यहाँ से डिस्टेंस है, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा. 2 सेकेंड्स पे था हमारे पास 1.6, तो 2 सेकेंड्स पे हम चेक कर लेते हैं. यह आ गया हमारा 1.2, 1.4, 1.6 आ गया हमारा 2 सेकेंड्स पर. 3 सेकेंड्स पर हमारा थ्री ही था, यह आ गया यहाँ पर. 4 सेकेंड्स पे हमारा डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर. यस, दिस इज 5. वाइल 5 सेंटीमीटर पे हमारा डिस्टेंस था 7. यहाँ हमारा यस 7. ठीक है, तो अब मैं लाइन बना रहा हूँ, मगर क्योंकि मैं फ्री हैंड बनाऊंगा तो इतनी स्ट्रेट नहीं बनेगी, बट ये है कि आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह. यहाँ से हमने लाइन खींची और ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ये ऐसे. यानी अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो कर्व कुछ ऐसा बन रहा है. सही है, तो ये होता है हमारा पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट. पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट जिसका मतलब है कि हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है, यूं ग्रेडियंट है. ठीक है. अच्छा, तो ये हमारा बन गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, अब आइए मूव करते हैं. पार्ट बी में लिखा हुआ है हमारे पास द ऑब्जेक्ट हैज अ कांस्टेंट स्पीड फॉर सम ऑफ द टाइम. राइट, state and explain how a distance time graph show that speed is constant. अब कोई टाइम ऐसा आया है जहां पर उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है. अब हमें यह बताना है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट क्यों है. क्योंकि मैं यहाँ पे पहले समझाता हूँ, उसके बाद में आंसर लिखता हूँ यहाँ पर. तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जैसे ये है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और अगर इसकी स्पीड रहती है कांस्टेंट, यानी ये. ठीक है, जिसका मतलब है कि क्योंकि इसका ग्रेडियंट, सॉरी, इसका ग्रेडियंट स्पीड होता है, तो स्पीड हो गई हमारी कांस्टेंट. अच्छा, अब स्पीड का ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, स्पीड का ग्रेडियंट क्या होता है, वो होता है एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, सॉरी, अब
क्या है, अगर यही लाइन हम स्पीड टाइम ग्राफ में बनाते हैं तो इसका मतलब होता है, इस लाइन का स्पीड टाइम ग्राफ में मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ऐसी लाइन बनाई स्ट्रेट, तो इसका मतलब था स्पीड कांस्टेंट। तो स्पीड कांस्टेंट की लाइन जब एक्सेलरेशन, जब स्पीड टाइम ग्राफ में बनती है तो इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन। सो समझ में आ गई ये बात? तो इससे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर के, इट इज बिकॉज देयर इज यूनिफॉर्म और स्ट्रेट gradient that straight gradient, hence acceleration is zero. So speed is constant. That is why speed is constant, because there is uniform or straight gradient, hence acceleration is zero, जिसकी वजह से स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट लिख दिए ताकि हमें यहाँ पे पूरे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, थोड़ी सी जो है वो लंबी करनी पड़ती है। ठीक है, तो आते हैं सेकेंड वाले पार्ट में। इसमें लिखा हुआ है explain in terms of the forces acting on the object, how it is able to fall at constant speed, constant speed पर किस तरह बॉल जो है वो नीचे आएगी। अब ये बॉल है, ये नीचे आ रही है। कांस्टेंट स्पीड इसी कब होती है, जब नीचे वेट लग रहा हो और ऊपर लग रहा हो एयर रेजिस्टेंस। मगर इस केस में बात ये है कि यहाँ पर वो बात कर रहा है ऑयल सिलेंडर की। तो जब बॉल नीचे आ रही तो वो ऑयल ऑयल से होते हुए आ रही है, सही है, वो नीचे ऑयल से होती हुई आ रही है। तो जो ऑयल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगाएगा तो वो कहलाएगी ऑयल की रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ऑयल। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे या दोनों बैलेंस हो जाएंगे, इसकी वजह से हमारी स्पीड हो जाएगी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्पीड कांस्टेंट हो गई। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये बात लिखेंगे कि as weight of ball and resistance of oil cancel out each other, as weight of ball and resistance of oil cancel out each other, which results in constant speed of the ball। ठीक है, जब वेट ऑफ बॉल ने और रेजिस्टेंस ऑफ ऑयल ने जिसको कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ बॉल हमारी हो गई क्या, कांस्टेंट। ठीक है, या फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया या दोनों बराबर हो गई, जिसकी वजह से स्पीड हमारी कांस्टेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 about extension। In an experiment, a student take measurements and determine the extension of a string for different loads। The bit is shown, या ये हमारा स्प्रिंग या ये स्केल या ये हमारा लोड गिवन है यहाँ पर, और कुछ जो है यहाँ पर टेबल भी गिवन है। तो उसको जरा स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास टेबल गिवन है। सबसे पहली जो फोर्स है इसको गौर करें जरा, वो है 0 न्यूटन की फोर्स। अब फोर्स 0 न्यूटन है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर फोर्स ही जब 0 न्यूटन की लग रही है तो वो हिलेगा कैसे, यही बात यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे फोर्स 0 न्यूटन है, इसी के साथ एक्सटेंशन भी 0 न्यूटन है, तो यहाँ पर लेंथ है 200, उसके बाद लोड बढ़ रहा है। तो जब लेंथ यहाँ पे है 200, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हो गई हमारी अनस्ट्रेच लेंथ, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही, जिसकी वजह से कोई एक्सटेंशन भी नहीं हो रही। तो ये हो गई हमारी अनस्ट्रेच लेंथ, जो स्ट्रेच होने से पहले। अब जैसे ही +1 का लोड लगा, हर जगह +1 +1 हो रहा है, लोड लगा
तो यहाँ पे देखें 235 होगा, 35 की एक्सटेंशन हो गई। इसी तरह फिर जब क्या हुआ कि जब 2 न्यूटन का लगा फोर्स लोड, तो फिर 270 हो गई, 70 की एक्सटेंशन हो गई। इसी तरह 105 की एक्सटेंशन हो गई, लेंथ भी बढ़ गई। तो ये वाली जो लेंथ है, ये जो 20 वाली लेंथ आ रही है 200 के अलावा, ये है लेंथ, न्यू लेंथ प्लस एक्सटेंशन। तो ये सीन है इसका। तो हम क्या करेंगे, अब हमें एक्सटेंशन बतानी है यहाँ पर ना। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये जो न्यू लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल 350 है हमारे पास, उसमें से हम माइनस कर देंगे 200। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारी होगी एक्सटेंशन। तो मैं 350 से माइनस करता हूँ 200, तो मेरे पास आएगा 105, सॉरी 105 कह रहा हूँ, 150 आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आ गई एक्सटेंशन, जो हमने इसमें से जो हमारी अनस्ट्रेच्ड लेंथ है वो माइनस की। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करूंगा कि 420 में से माइनस करूंगा 200, तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 220। ये हो गई मेरी एक्सटेंशन। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। बी में कह रहे हैं अच्छा, ए में तो ये कह रहा था कि कंप्लीट करेंट टेबल को। बी में कह रहे हैं कैलकुलेट द लोड दैट प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 49 मिलीमीटर। अब हम इसको कंपेयर करते हैं जो 1 न्यूटन वाली हमारी फोर्स लग रही है। जब फोर्स थी हमारी 1 न्यूटन, तो एक्सटेंशन कितनी हुई, कितनी हुई 35। ठीक है, और जब एक्सटेंशन हमारी हुई 49, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो फिर हमारा लोड यानी न्यूटन कितना होगा। लोड का मतलब बेसिकली फोर्स होती है, तो फोर्स कितनी होगी। ठीक है, तो हम इसको इससे कंपेयर किया हमने 1 न्यूटन वाली फोर्स से। तो हमारे पास एक्स का जो आंसर आएगा वो आएगा 1.48। दैट इज हाउ वी विल कैलकुलेट द लोड। इसको 1.4 लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारा ये लोड, इतना लोड चाहिए 49 मिलीमीटर एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, 2 मार्क्स पक्के हो गए यहाँ पर। आगे मूव करते हैं पार्ट सी में। द स्टूडेंट पुल्स अ लोड डाउनवर्ड्स फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी it and holds it at fixed position B as shown in figure 2.3। अच्छा, ये जो है वो ज्यादा स्ट्रेच हुई हुई है, मोर स्ट्रेच, और ये है लेस स्ट्रेच। तो आगे कह रहा है the load is stationary at A and B, the load has no kinetic energy at either point, there is no kinetic energy। तो फिर कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा आगे देखते हैं। Place ticks and the boxes to show how the value of each of the forms of energy compare at A and B। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर है। ए एंड बी में बराबर है, ए में ज्यादा है या बी में ज्यादा है। अब यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेच कौन सा हुआ है, बी हुआ है ना। अब ज्यादा स्ट्रेच बी हुआ है, तो उसको अगर छोड़ेंगे तो ज्यादा तेजी से जाके पीछे कौन हिट करेगा, ए या बी। बी करेगा। इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं, रबर बैंड है, उसको ज्यादा स्ट्रेच करें और फिर छोड़ें तो जोर से लगता है, हल्के से स्ट्रेच करके छोड़ें कम हल्के लगेगा। तो ज्यादा स्ट्रेच होने की वजह से इसके इसके अंदर जो है वो एनर्जी ज्यादा स्टोर हुई होगी, जिसकी वजह से जोर से हिट करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर मोर एनर्जी होगी, क्योंकि वजह क्या है कि ये जो है वो ज्यादा स्ट्रेच हुआ है। तो लार्जर एट बी। ठीक है, ओके ऑलराइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लोड। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। लेट्स से ये ग्राउंड है, अज्यूम करें ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से डिस्टेंस किसका ज्यादा है, ए का या बी का। ए का ज्यादा है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ए की ज्यादा होगी, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन हाइट, वर्टिकल हाइट। हाइट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाइट ज्यादा होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। समझ गए? तो इस हिसाब से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, ए की या बी की। ए की। ठीक है, अब आते हैं पार्ट टू। पार्ट टू थोड़ा सा समझने वाला है। वर्क इज डन बाय द स्टूडेंट टू पुल द लोड डाउन। The law of conservation of energy states that energy cannot be created and not be destroyed। बिल्कुल ठीक। Explain how this principle applies in this case।
अब क्या हुआ कि वो बता रहा है कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल होता है वो इस केस में किस तरह से अप्लाई हो रहा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सबसे पहला स्टेप, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि केमिकल, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी इस बंदे के हाथ में, ठीक है। तो जब ये छोड़ेगा स्प्रिंग, पहले स्टेप में ये हुआ, ये छोड़ेगा स्प्रिंग तो ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन हो जाएगा। इसके बाद केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी क्योंकि बंदे के हाथ में होगी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये छोड़ेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, और काइनेटिक में भी। मगर वो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो उसका मतलब कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आंसर होगा कि वर्क is done by the student on the spring। अच्छा, पहला पॉइंट ये हो गया, पॉइंटर की फॉर्म में लिख रहा हूँ आंसर। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये होगा, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी converted into gravitational potential energy, gravitational potential energy। ये स्टेटमेंट हो गई कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। दिस शोज दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। अच्छा, आखिरी पॉइंट में एक लिखता हूं यहाँ पर कि द टोटल, ये ऐसे लिख रहा हूँ, ये चाहे तो लिख लें कि कॉन्सेप्ट के लिए मैं लिख रहा हूँ कि द टोटल एनर्जी, विल बी कांस्टेंट, ठीक है। ये जो ऊपर की 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये हमारा मेन आंसर है। क्या है कि पहले हुआ वर्क डन स्टूडेंट ऑन द स्प्रिंग, स्टूडेंट ने पहले कुछ ना कुछ वर्क डन किया, यानी कुछ ना कोई एनर्जी लगाई, जिसकी वजह से स्प्रिंग जो है एक्सटेंड हो गया या स्ट्रेच हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि स्टूडेंट से कन्वर्ट हुई एनर्जी स्प्रिंग के अंदर, यानी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, जिसकी वजह से हमारा ये बात कंफर्म हो गई कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जिसकी वजह से हमारा ये हो गया बात प्रूफ। तो और आखिर में लिखा हुआ कि टोटल एनर्जी कन्वर्ट हुई है। That is all about this part 2. If you cannot understand any concept or anything, you can definitely ask me in the comment box. Question number 3 here. Equal volumes of metal, water and air are heated from 20 centigrade to 80 centigrade. State whether the metal, the water or the air expand the most. Obviously air expand most, सबसे ज्यादा air expand होती है, सबसे ज्यादा गैस एक्सपेंड होती है और एयर एक गैस है ठीक है। आगे बात करते हैं, वो कह रहे हैं फिगर 3.1 द डायग्राम ऑफ द मेटल एट 20 सेंटीग्रेड। द मेटल इज अ लार्ज स्क्वायर शीट विद अ स्क्वायर होल एट इट्स सेंटर, द शीट लाइज फ्लैट ऑन द टेबल। ये होल है, ये शीट है पूरी। ऑन फिगर 2.1 ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शीट एंड ऑफ द होल आफ्टर द मेटल इज हीटेड, ठीक है। मेक श्योर दैट द एक्सपेंशन इज नोटिसेबल। तो ऐसी कुछ लाइन बनानी है जिसकी वजह से एक्सटेंशन जो है वो नोटिसेबल हो हमारी ना एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इस तरह बनेंगी लाइंस। बाहर से तो थोड़ा इस तरह का एक्सपेंड होगा, ठीक है। एक लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर, दूसरी लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर।
सॉरी। एक लाइन होगी हमारी यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह एक लाइन हमारी बन गई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मैंने लाइंस को ज्वाइन नहीं किया, बट आप समझ जाएं कि मैं इसको ज्वाइन आपको करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम कम है जरा अभी, क्योंकि बाकी केवल सॉल्व करना है। तो मैंने ऐसी रफली बना दी लाइन। इसी तरह यहाँ पर भी ये सेम सीन होगा। यहाँ पर क्या हो गया, होल भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये होल एक्सपेंड कर गया, और बाहर वाली जो रेड लाइन है वो ये शो कर रही है कि शीट एक्सपेंड कर गई। अब वो कह रहे हैं कि द मेटल हैज अ मास ऑफ 0.5 kg एंड डेंसिटी ऑफ 7.5 into 10 की पावर 3। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि डिफाइन करें डेंसिटी को। तो डेंसिटी को सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ए मार्क की डेफिनेशन है, बस खत्म। नीचे आते हैं, कैलकुलेट। अच्छा, वो कह रहे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल। मेटल का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। गिव योर आंसर टू द सुटेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम। उन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, डेंसिटी दी हुई है 7.5 × 10⁻³ और उन्होंने हमें मास दिया हुआ है विच इज 5 ग्राम, वॉल्यूम मल्टीप्लाई हुआ इक्वल्स टू मास विच इज 5 ग्राम। अब क्योंकि हमें चाहिए वोल्टेज, तो हम, सॉरी वोल्टेज कह रहा हूँ, वॉल्यूम चाहिए, तो हम 5 को डिवाइड कर देंगे, जो हमें हमारा डेंसिटी की वैल्यू है 7.5 × 10⁻³। तो लेट मी चेक इट इन कैलकुलेटर। फाइनल आंसर इज 6.6 × 10⁻⁻⁴। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 6.6 × 10⁻⁻⁴ इज आवर फाइनल आंसर। और ऑब्वियसली वॉल्यूम का जो ये होता है वो होता है मीटर क्यूब। यूनिट लगाना मत भूलिए कैलकुलेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सीन ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट लेटेंट हीट। इसको कैंसिल कर देंगे इस वाले पार्ट को। आगे मूव करते हैं, तो आगे भी हमें लेटेंट हीट की कैलकुलेशन मांगी है, ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि अब जो है वो, क्योंकि हम 2025 में ऑब्वियसली कर रहे हैं पेपर, तो ये बात हमारा है कि ये हमारा इनवैलिड हो गया है लेटेंट हीट। इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। पेपर 2018 का है, बट ये अब वैलिड नहीं है। अच्छा, जो उसका पार्ट 2 है उसमें ये लिखा हुआ, बिफोर द हीटर इज स्विच ऑन, thermal energy from the room causes some of the ice to melt. Describe the process by which the ice gain thermal energy from the air. अब ये आइस है, अब ये अचानक से मेल्ट होना शुरू हो गई। आइस सॉलिड है, तो उसमें क्या होगी, सॉलिड में कौन सा प्रोसेस होता है, कंडक्शन होता है ना। अब उसने गेन करना शुरू कर दी हीट, तो फिर आइस जो है हमारी मेल्ट हो गई। ये बात हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है कि कौन सा प्रोसेस हुआ है। प्रोसेस का नाम हमें पता है, कंडक्शन। कंडक्शन इज done in which heat is provided by the atmosphere। ठीक है, ये हो गया। आगे मूव करते हैं। Alright, so this is question number 5. Let's read this question. A microwave signal from a transmitter on Earth's surface is sent to a satellite in orbit and then immediately transmitted back to Earth. पहले ट्रांसमिट की गई अर्थ पे और फिर वापस चली गई। A pulse of microwave from the transmitter is received back। receive back का वर्ड आ गया। At the transmitter 0.24 seconds later, the speed of microwave is 3 exponent 10 की power 8
कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर ऑन द अर्थ टू द सैटेलाइट, डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो एक बात नोट करिए यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव बैक, जिसका मतलब है कि यहाँ पे बात हो रही है एको वाले कॉन्सेप्ट की, यानी डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा टाइम से। फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई है, वो क्या है 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से विच इज 0.24 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो फिर चेक करते हैं क्या आंसर आता है। लेट मी पुट दिस इन कैलकुलेटर, मल्टीप्लाई बाय 0.24 over 2, so 36 and zeros our answer. 36, how many zeros? 1 2 3 4 5 6, 6 zeros। डिस्टेंस हमारा आ गया यहाँ पर मीटर्स में। अच्छा, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जब जीरो यहाँ जाएगा, ठीक है, ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख दें। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। पार्ट बी में मूव करते हैं। द माइक्रोवेव सिग्नल इज यूज इन अ टेलीफोन सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस साउंड। वेव्स आर डिस्क्राइब्ड as longitudinal or transverse. Some waves are also electromagnetic. Place ticks in the table to show whether a microwave or sound wave are longitudinal or transverse and to show whether they are electromagnetic. अच्छा, अब माइक्रोवेव क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती हैं, तो ऐसी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई। इसी तरह सारी जो रेडिएशंस होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती हैं, वो सारी की सारी ट्रांसवर्स भी होती हैं। तो इसलिए हम ट्रांसवर्स पे टिक करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पे करना है, उसने लिखा हुआ है क्या, नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्रांसफर दोनों ये होती है माइक्रोवेव्स। अब बच्चे की गलती करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टिक करके आ जाएंगे, सिर्फ ट्रांसफर टिक करके आ जाएंगे, ये मसला होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साउंड जो है वो ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल है, तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। 2 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। अब हमारे पास वो कह रहा है कि डिस्क्राइब व्हाट इज मीन बाय कंप्रेशन। कंप्रेशन का सिंपल मीनिंग होता है, इसी वर्ष में लिखवा देता हूँ, हायर कंसन हायर कंसंट्रेशन और हायर प्रेशर एरिया। गॉट इट। हायर कंसंट्रेशन या फिर हायर प्रेशर होता है, वो होता है कंप्रेशन। इसकी डायग्राम भी बना देता हूँ मैं आपको। ये होता है कंप्रेशन, जब पार्टिकल्स क्लोज 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 होते हैं, जबकि ये होता है रेयर फ्रैक्शन, जहाँ पे पार्टिकल दूर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। ऑलराइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले से हाईलाइट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि अ कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर and an object of height 2 centimeter is placed 5 centimeter from the center of length. This is the center of lens, right? Figure 6.1 shows the arrangement of the object and the lens. और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हमें दे दिया है। और वो पार्ट ए में कह रहा है कि on figure 6.1 draw rays from the top of the object to show how the lens forms an image of the object, marks the image clearly। अब हमें इमेज बनानी है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ 5 बॉक्सेस हैं और ये बराबर है 1 सेंटीमीटर के। 5 बॉक्सेस हैं जो कि बराबर हैं 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो एक बॉक्स कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई किया x से, 1 को 1 से, x इक्वल्स 1/5 का जो आंसर आएगा वो बराबर है एक बॉक्स के, यानी एक बॉक्स बराबर है 0.2 के, ठीक है। तो एक बॉक्स बराबर है 0.2 की, यहाँ पे हमने ये चीज देख ली। अब वो कह रहा है कि फोकल लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो जब एक बॉक्स बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 बॉक्सेस के,
तो 3 सेंटीमीटर बराबर होगा 15 बॉक्सेस के। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 हमारा अप्रोक्सीमेटली इधर आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ, आपकी हार्ड कॉपी होगी आपके पास तो आप उसमें आसानी से जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया एफ, बल्कि इसको बनाता हूँ यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर एफ। अब मैं यहाँ से रेस ड्रॉ करूंगा। एक रे तो हमारी सीधी सीधी चली जाएगी यहाँ पर, जो कि लेंथ से पास होके जाएगी एग्जैक्ट। एक रे आ गई यहाँ पर हमारी, राइट। अब दूसरी रे हमारी यहाँ पर जाएगी, यहाँ से जाएगी, राइट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होगी हमारी, ये हमारी पास होनी है यहाँ से, तो ये आ गई यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये लाइन हमारी जाएगी यहाँ से क्रॉस, यानी इसको कट कर जाएगी। थोड़ा सा पहले कट करेगी, मैंने एफ बनाने में थोड़ी सी गलती कर दी। ठीक है, तो अब मैं इसको जरा मैन्युअली सेट कर लेता हूँ उस लाइन को। यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ से यूं जाएगी और ये यहाँ जाएगी। ठीक है, तो कहीं इस पॉइंट पर हमारी बनेगी इमेज। ठीक है, दिस विल बी आई एंड दिस इज ऑब्वियसली ओ। तो ये हो हमारा सीन। अब लिखा हुआ है द इमेज इज मैग्निफाइड स्टेट वन ऑफ द फीचर ऑफ द इमेज। इमेज हमारी और क्या है, इमेज हमारी है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी है इमेज, वो किस तरह से, वो इस तरह से कि जब ऑब्जेक्ट इस साइड पर हो यानी लेफ्ट साइड पर हो और इमेज हमारी राइट हैंड साइड पर हो, तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्वर्टेड होता है और ये ऑब्जेक्ट रियल भी है। ठीक है, आप रियल भी लिख सकते थे यहाँ पे। आइए मूव करते हैं। आगे कह रहा है कि लीनियर मैग्निफिकेशन निकालें इसकी। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन, दे बोथ आर सेम थिंग, मैग्निफिकेशन। ठीक है, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने लिया था एक बॉक्स 0.2 सेंटीमीटर के बराबर। अब हम चेक करते हैं कितने बॉक्सेस हैं। 5 10 15, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 15 बॉक्सेस हैं। और ऑब्जेक्ट में भी चेक कर लेते हैं कितने बॉक्सेस हैं। अच्छा भाई, इसको चेक करते हैं। 15 बॉक्सेस हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो यहाँ इसके आंसर आएगा 3। ठीक है, और ये कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पर, 5 6 7 8 बॉक्सेस हैं। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, क्या आंसर आएगा चेक कर लेते हैं। आंसर आता है हमारे पास 1.6। ठीक है, तो अगर हम 3 को डिवाइड करें यहाँ पर, 3 divided by 1.6, what we get approximately 1.8। ठीक है, तो आपका आंसर से छोटा भी आ सकता है, 1.5 भी आ सकता है, और 1.6 भी एक्सेप्टेबल है। तो मैं यहाँ पे 1.8 लिख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा पेज का साइज मेरा बड़ा है, तो इस वजह से मेरा एफ थोड़ा सा एक दो बॉक्स पीछे आगे बना है, इस वजह से मेरा आंसर आ रहा है 1.8, जबकि मार्किंग स्कीम में इसका रियल आंसर है 1.5। ठीक है, बाकी तरीका यही होगा जिस तरह हमने किया हुआ है, राइट। डी में लिखा हुआ है स्टेट द नेम ऑफ वन ऑप्टिकल डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज एज शोन इन फिगर 6.1। तो जो मैग्नीफाइड इमेज हमें करके दिखाता है ऑब्जेक्ट, वो कहलाता है प्रोजेक्टर, क्योंकि उसकी रेज, उसके बाद लेंस लगा हुआ होता है, आपने देखा भी होगा, लेंस से फिर वो इमेज जो है वो बोर्ड पे शो करता है, जो कि बोर्ड पे शो होती है इमेज। या फोटोग्राफिक एनलार्जर भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
So let's move to question number 7. A computer hard disk contains a layer of magnetic material. Describe how a magnet is used to find out if a sample of material is magnetic or non-magnetic. So what is the test? So, or we can say that what we can do to identify that if it is magnetic material or non-magnetic material, we have to tell that. So we can say that magnets magnets will be attracted towards magnetic materials while not while magnets will not attract to non-magnetic material. Right? Got it? So magnet will be attracted towards magnetic material while magnet will not attract to non-magnetic material. ठीक है? जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा उस पर ऐसी बातें अट्रैक्ट कर जाएंगे मैग्नेट, अगर नहीं होगा तो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेंगे। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं सच एज कॉपर और आयरन, मतलब बेसिकली जो आयरन की क्लिप्स होते हैं वो होती है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अगर मैग्नेटिक मटेरियल या फिर परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो वो होता है स्टील। तो ये मैंने ऐसे एग्जांपल बता दी, ठीक है। आगे मूव करते हैं। पार्ट बी, डेटा इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क एज अ सीरीज ऑफ नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल एस पोल। Figure 7.1 shows part of the hard disk. Thin layer of magnetic material contains small regions. Each region has north pole and south pole. Some magnetic field lines are shown, right? So ये हार्ड ड्राइव है। अच्छा ये कॉइल है हमारे, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, ये रीजन 1 है, रीजन 2 है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एक थिन लेयर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे ये नॉर्थ और नॉर्थ है तो यहाँ पे होगी रिपल्जन। इसी तरह और कहाँ होगी, कैन यू आइडेंटिफाई? यस, यहाँ पर भी होगी रिपल्जन। हम पहले से मार्क कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। और यहाँ पे तो नॉर्थ और साउथ है तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में वो कह रहा है रीजन 2 कॉजेस अस मैग्नेटिक फोर्स ऑन रीजन 1। रीजन 2 की वजह से रीजन 1 पे एक कोई फोर्स लग रही है। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन रीजन 1, एक्सप्लेन व्हाई इट एक्ट्स। डायरेक्शन बताओ ये क्यों हो रही है। तो ये डायरेक्शन जो होगी इसकी, क्योंकि रिपल्जन होगी तो जो फील्ड लाइंस हैं जैसे नॉर्थ और साउथ का, ये फॉर एग्जाम्पल एक मैग्नेट बना हुआ है, तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलवेज दे राइज फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से हमेशा निकलती हैं। तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ठीक है, नॉर्थ से हमेशा वो निकलेंगी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी यहाँ पर कि वो कह रहा है ना कि एक्सप्लेन व्हाई, बिकॉज आप प्रॉपर लिखेंगे, मैं जो पॉइंटर लिख रहा हूँ, बिकॉज लाइक चार्जेस repel, so there will be repulsion, ठीक है, वहां पर होगी रिपल्जन। तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ जाएगी और लाइट चार्जेस रिपेल करते हैं तो देयर विल बी रिपल्जन, यस, यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे हमें। आगे मूव करते हैं पार्ट 2 पे। ऑन फिगर 7.1 ड्रॉ एरोस ऑन द फील्ड लाइन टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द बाउंड्री बिटवीन रीजन 1 एंड, ओहो अच्छा, ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इसमें नहीं बनानी थी, सिर्फ डायरेक्शन बतानी थी, सिर्फ टुवर्ड्स लेफ्ट बताना था, ये मैं बता चुका हूँ।
और रीजन देना था, ये दे दिया। मगर हमने ना ये डायग्राम जो एरोज है हमें ये बनाना था पार्ट 2 में, मगर हम यहीं पे बना चुके हैं तो कोई मसला नहीं है। समझ में तो आपको आ ही गया होगा कि लेफ्ट की तरफ जाएगी। वजह क्या है, क्योंकि नॉर्थ किससे निकलती हैं, फील्ड लाइन नॉर्थ से हमेशा निकलती हैं। दैट इज वाई जो डायरेक्शन होगी इसकी दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी ऑटोमेटिकली हो गया। Let's move to part 3. The coil is shown in figure 7.1 is fixed in position. The layer of magnetic material passes quickly under the coil. The voltage is induced. ठीक है, induce हो गया voltage as a coil in the coil as some of the boundary between the region pass under the coil. Explain why a voltage is induced in the coil. voltage क्यों हो रहा है coil में प्रोड्यूस। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे as there is a rate of change of magnetic flux linkage due to which voltage is producing, right? ठीक है, इस वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे हम आपने पहले ही पढ़ा होगा, ये वो वाला लॉ है जो कि है फैराडेज लॉ। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें ये बात क्या है कि समझाता भी हूं मैं साथ साथ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो कॉइल है ये बनी हुई, पहले भी कॉइल बनी हुई थी इस वाले डायग्राम में, ये यही कॉइल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है करंट यूं यूं इंड्यूस होता है, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। ये तब होता है जब रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, ये जैसे एक मैं डायग्राम बनाता हूँ ये, अब इसमें होल देख रहे हैं ये, जैसे ये, अब ये इसका एरिया छोटा है, स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका। अब मैं इसको बड़ा कर दूं, ठीक है, तो ये अब होल जाहिर सी बात है बड़ा हो गया। तो ये हो गया इसका क्या, ग्रेटर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। गॉट इट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इसका बढ़ गया। तो ये सारी बात होती है इसमें, ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर। टू में लिखा हुआ है सजेस्ट व्हाई द कॉइल मस्ट बी क्लोजर टू द लेयर, क्लोजर टू लेयर क्यों होनी चाहिए कॉइल। तो इसका आंसर ये होगा सो दैट मोर ईएमएफ या फिर वोल्टेज विल बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमें लिखने थे यहाँ पर, नेक्स्ट होनी चाहिए ताकि मोर ईएमएफ या फिर वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे हमें एक मार्क्स यहाँ से मिलेगा, एक मार्क्स यहाँ से मिलेगा। वी विल बी स्कोरिंग 2 marks फ्रॉम हियर। गॉट इट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। A fuse is one form of protection in an electrical circuit. State two other forms of protection that are included in house or electrical circuit। बहुत सारी होती हैं, यहाँ पे मैंने जिक्र किया हुआ फ्यूज का। अब वो कह रहे हैं कि दो और बता दें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले हम क्या कर सकते हैं, पहला हम कर सकते हैं अर्थिंग। अर्थिंग यानी अर्थ वायर लगा दें, ठीक है। दूसरा हम ये रख सकते हैं डबल इंसुलेशन, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इन दोनों चीजें लिख सकते हैं आप, इसमें से कोई भी दो लिख दीजिएगा, दैट विल बी मोर देन इनफ। आगे मूव करते हैं पार्ट बी पर। फिगर 8.1 shows a fuse box connected to part of lighting circuit in a house। फ्यूज बॉक्स ये है, ये फ्यूज है, ये वायर है। अच्छा, ये दो लगाए हुए हैं लैंप। अब वो कह रहे हैं स्टूडेंट हाउ फिगर 8.1 shows that wire W is the live wire।
किस बात से पता लग रहा है कि जो वायर डब्ल्यू है ये है लाइव वायर? कैसे पता लग रहा है? ये ऐसे पता लग रहा है कि एज लाइव वायर ऑलवेज कनेक्ट इन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया कि कैसे पता लग रहा है वो इस तरह, एज फ्यूज ऑलवेज कनेक्ट इन लाइव वायर। तो ये वजह है कि फ्यूज हमारा हमेशा कनेक्ट होता है लाइव वायर के अंदर। ये बात है और कोई बात नहीं, जिसकी पहचान है, मतलब लाइव वायर की पहचान है कि हमेशा ऑलवेज इसमें जो है वो फ्यूज लगता है, जैसे यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये आया लाइव वायर और यहाँ पे कनेक्टेड है फ्यूज। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। पार्ट बी, on figure 8.1 mark with letter S the correct position for a switch that control both lamps। तो स्विच जो लग सकता है वो हम बेसिकली ये बताना है कि, और जैसे हमने स्विच ऑफ किया तो दोनों लैंप ऑफ हो गए, ऑन किया तो दोनों ऑन हो गए, ये बताना है। तो अब देखना पड़ेगा करंट करंट कहाँ से आ रहा है। तार आ रहा है इसका यहाँ से, फिर यूं जा रहा है, पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, फिर ये करंट यहाँ से वापस चला जाएगा। तो एस कैन बी दिस थिंग, एस को हम यह ऐसे मार्क कर सकते हैं इसको। अच्छा यहाँ इससे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये मसला है कि करंट यहाँ से चला तो जाएगा, मगर ये मसला है कि सिर्फ यहाँ जाएगा, देखें इस लैंप से जाएगा, सिर्फ इस लैंप से पास होगा करंट। ठीक है, और फिर यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ वाई डब्ल्यू से ही वापस आएगा। तो एस, ये वाला एस बिल्कुल ठीक है, इससे दोनों लैंप ऑन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। द रेटिंग ऑफ द फ्यूज इन द लाइटनिंग सर्किट इज 5 एम्पियर, एक्सप्लेन व्हाट दिस मीन्स। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन, ये हमें बताना है। तो अब फ्यूज बेसिकली क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये कि फॉर एग्जांपल करंट मेरे तार में से, जो हमारा लाइव वायर है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर का, और मैं फ्यूज लगा देता हूं अगर 4 एम्पियर का, तो ये करंट पास कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मेरा करंट वही सेम 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है, और मैंने फ्यूज लगा दिया अगर 2 एम्पियर का, तो क्या मेरा करंट पास हो पाएगा? नहीं, नहीं। इसकी वजह क्या है कि फ्यूज की कैपेसिटी 2 एम्पियर, जबकि करंट 3 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तो फ्यूज हमारा हो जाएगा मेल्ट या ब्लो। ठीक है, तो ये सीन होगा इसमें। वो कह रहा था रेटिंग ऑफ द फ्यूज इन द लाइटिंग सर्किट इज 5 एम्पियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ पर लिखता हूं मैं, एज मोर देन 5 एम्पियर करंट कैन नॉट पास। ठीक है, एक बात ये हुई कि 5 एम्पियर का करंट पास नहीं करता। एक पॉइंट मैंने ये लिख लिया, दूसरा पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आसानी के लिए। दूसरा केस ये होगा कि एज फ्यूज माइट ब्लो, वही बात हो गई कि फ्यूज जो है वो हमारा मेल्ट हो सकता है। दो बातें लिख दी, कोई भी एक बात लिख दी आपको सही होगा, या तो ये लिख दें या तो ये लिख दें कि करंट 5 एम्पियर से ज्यादा पास नहीं हो सकता, या तो अगर हो भी गया तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बात लिखनी है यहाँ पे, एक में से एक नंबर मिल जाएगा। We start with question number 9. Let's begin. Wind energy is a renewable energy source. A wind turbine and generator convert energy in the wind to electrical energy in a generator. Figure 9.1 shows some wind turbines. These are wind turbines. Okay. And he's saying what is mean by renewable energy source. So let me write here. Alright, so renewable energy होते हैं resources that will not deplete when they actually use, right? वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं, भले वो कितना टाइम यूज हो जाए।
All right, so part 2 state one one other use renewable energy source. So there are multiple sources such as tides, winds, as well as solar panels and much more. You can write any of them. ठीक है, आगे मूव करते हैं. Some methods of generating electricity cause much more global warming than wind energy. State one method of generating electricity that causes a large amount of global warming, like you can say burning of oil and gases, या फिर you can say fossil fuels. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Describe in outline how the method you have chosen causes a significant amount in the global warming on the global warming. So, for example, fossil fuel causes carbon dioxide to produce. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है. सो आगे मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ. पार्ट बी इज हियर. During a 30-minute period, a mass of 4.2 is to 10 की power 7 of air entered the turbine with a speed of 15 meter per second. Calculate the kinetic energy of the air that entered the turbine in 30 minutes. So what's the formula for kinetic energy? Kinetic energy equals 1 over 2 mv square. 1 over 2 की वैल्यू हमें पता है. So mass value is 4.2 to 10 की power 7 और velocity यानी speed की value 15 है. तो 15 को जब 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा. Let me put this value in the calculator. मेरे पास आ रहा है 4725 करके, कुछ बहुत सारे जीरोस आ रहे हैं. तो मैं अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो इन जीरोस को इधर ले आऊंगा यहाँ पर. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़्यादा बेहतर रहता है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के मेरा आंसर आ रहा है 4.7 इज टू 10 की पावर 9 और यूनिट लगाना हमेशा याद रखिएगा जूल्स. तो ये आंसर आ रहा है मेरा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ऑफ द जनरेटर कनेक्टेड टू द टर्बाइन is 8.4 is to 10 to power 5 volts. Calculate the electrical energy output from the turbine in 30 minutes. तो पावर हमें दे दी है. फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम. सो टाइम हमें पता है, पावर ही पता है. पावर को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से. हमने 30 को मल्टीप्लाई किया मिनट से. हम टाइम से सेकंड्स में लेते हैं. ठीक है, तो मिनट से हम जाएंगे सेकंड में. 30 को मल्टीप्लाई किया 60 से. 1800 सेकेंड्स हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं. तो हमने मल्टीप्लाई किया 1800 से. हमारे पास आ जाएगी वर्क डन की वैल्यू. लेट मी चेक दिस इन कैलकुलेटर. 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1800. सो यस, मेरे पास जो एग्जैक्ट आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो आ रहा है 151 और 2 के साथ 0 आ रहे हैं. ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको किस तरह से लिखेंगे? 1.5 is to 10 की पावर 9 अगेन 9 जूल्स. तो मेरे पास जो टोटल जीरो आ रहे थे 1 2 3 4 5 6 6 जीरो आ रहे थे मेरे पास. 1 2 3 4 5 6. तो अब मैंने इनका इधर लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो इस तरह से मेरे पास ये आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में. ठीक है, आगे मूव करते हैं. वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एफिशिएंसी
of the turbine and generator in converting the kinetic energy of the air to electrical energy. So what is the formula of efficiency? Efficiency equals to output energy divided by टोटल जो हमारी होती है एनर्जी, टोटल इनपुट एनर्जी जो हमारी होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो अच्छा ये बात याद रखिएगा कि एक टिप है, अगर फॉर्मूला याद भी ना रहे तो स्मॉल वैल्यू हमेशा ऊपर रहती है और बिग वैल्यू हमेशा नीचे आती है, जिस समय परसेंटेज निकालते हुए करते हैं, वही वाली बात। तो स्मॉल वैल्यू हमारे पास क्या थी यहाँ पे, 1.5 इज टू 10 पावर 9, और बड़ी वैल्यू क्या थी 4.7 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा, लेट मी चेक, आंसर आएगा वो आएगा 32%। एग्जैक्ट आ रहा है 31.9 ऐसे कुछ आ रहा है, और उसका राउंड ऑफ करेंगे तो 32% आएगा, ठीक है, राउंड ऑफ करना ज्यादा बेहतर रहता है। 32% इज आवर एफिशिएंसी एंड दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे मूव करते हैं। C part. The generator contains a coil that rotates between the poles of a magnet. ठीक है, the coil rotates 50 times in 1 second and produces an alternating voltage output with a maximum voltage of 500 watts. ठीक है, on the grid figure 9.2 sketch a voltage time graph showing the output voltage. So this is a voltage और ये मैक्सिमम आउटपुट है जो कि हमें क्वेश्चन में भी गिवन था 500 वॉट्स, और ये मिनिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से पावर प्रोड्यूस होगी, वोल्टेज होगा इस तरह से, जो मैक्सिमम इसका पॉइंट है ये और मिनिमम है ये, ट्रफ और पीक दोनों को टच करेगा ये, तो ये इस तरह से जाएगा, ठीक है, सॉरी ये जाएगा इस तरह, जब यहाँ से आएगा तो यहाँ से टच होता हुआ फिर ये यहाँ जाएगा, मतलब कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी, समझ गए। मैक्सिमम हो गया हमारा 500 वोल्ट्स, मिनिमम हमारा हो गया -500 वोल्ट्स, तो इस तरह की डायग्राम बनेगी। आगे मूव करते हैं। द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम जनरेटर is stepped by a transformer, stepped up by a transformer. The electrical energy then passes along a transmission line to start to a distant house. Explain why a high voltage is used for the transmission of electrical energy. High voltage क्यों यूज होता है, तो उसका एक ही रीजन हो सकता है हाई वोल्टेज का यूज होने का, बल्कि दो हो सकते हैं, टू मिनिमाइज पावर लॉसेस, ठीक है, एक रीजन तो ये हो जाएगा पावर लॉसेस, एक रीजन हमारे पास ये आ गया टू मिनिमाइज पावर लॉस है, और दूसरा ये हो सकता है टू मिनिमाइज करंट, ठीक है। तो ये दो रीजन आ सकते हैं, और वो इसलिए ताकि जो है अप्लायंसेस जो है वो जले ना या कोई और मसला ना हो, इसलिए छोटा करंट जो है वो सही रहता है। अच्छा, टू में कह रहा है the transformer is used to connect the transmission line to the house. Why? Explain why. तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमें वोल्टेज को कम करना होता है, वोल्टेज सॉरी टू रिड्यूस वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज को यूज करना होता है। अच्छा, एक रीजन हम और भी ये लिख सकते हैं कि ये इसको इससे एक्सटेंड करने के लिए कि इसके अलावा जो है ना हमारा अप्लायंस जो है वो खराब हो जाएंगे, ये ज्यादा वोल्टेज चला गया अगर, ठीक है, तो ये हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मगर मेन हमारा पॉइंट यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टू रिड्यूस वोल्टेज, ठीक है, ये हो गया। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। A student connects a battery to two resistors. The current in the diagram is shown in figure 10.1. ये 10 ohms का लगा हुआ है, ये 40 ohms का लगा। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको जरा गौर से समझिए। तो आगे लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस पी डी
across 40 ohm resistor is 9.6। 40 ohm resistor का मान PD पहले से ही दे दिया which is 9.6। आगे वो कह रहा है कि what is mean by the potential difference across the resistor। पोटेंशियल डिफरेंस का जो असल डेफिनेशन होती है वो क्या हो रही है, ठीक है। तो क्या होती है, तो उसका जो असल डेफिनेशन होती है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। टाइप टेक्स्ट में इसको यहाँ पे लिख दिया, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक सिंपल डेफिनेशन ये है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब आगे कैलकुलेशन वगैरह देख लेते हैं। कैलकुलेट द करंट इन द 40 ओम रेजिस्टर। तो करंट पूछ रहा है 40 ओम के रेजिस्टर में, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर, V इक्वल्स टू आई आर का। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज हमें पता है 40 ओम के रेजिस्टर का 9.6, करंट हमें निकालना है, रेजिस्टर हमें दी हुई है 40 ओम। तो ये फाइनल आंसर हमारा आता है, वो आता है 0.24 एम्पियर करंट आ गया। अब आते हैं पार्ट 2 पे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सोच के बच्चे डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ईएमएफ इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मगर यहाँ पे ना एनर्जी गिवन है ना चार्ज गिवन है, तो किस तरह निकलेगा, ठीक है, नहीं निकल सकता। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईएमएफ निकालने के लिए, कि सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज हम निकालेंगे, पहला स्टेप ये होगा कि हम 10 ओम्स का वोल्टेज निकालेंगे। V इक्वल्स टू आई आर किया, करंट सब में सेम रहेगा क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस, देखें जैसे एक ही सर्किट में लगे हुए ना ये, तो करंट यहाँ पे सेम जाएगा, 40 ओम में भी सेम होगा, 10 ओम में भी सेम करंट फ्लो करेगा। तो हमने V इक्वल्स टू आई आर लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, वोल्टेज हमें निकालना है, करंट है 0.24, मल्टीप्लाई कर दिया 10 ओम्स। तो 0.24 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास वोल्टेज आता है 2.4। तो सीधा सीधा हमारे पास ये आ गया वोल्टेज। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें 40 ओम्स का तो वोल्टेज पता ही है, क्योंकि 10 प्लस 40 मिलकर क्या बनाता है 50 ओम्स। तो ईएमएफ हमेशा टोटल रेजिस्टेंस या टोटल करंट की होती है। ठीक है, तो 50 ओम्स हो गया। अच्छा, 10 ओम्स का पता लग गया 2.4, और 40 ओम्स का हमें पहले से पता था, क्वेश्चन में गिवन था ये रहा 9.6। तो हमने 9.6 में ऐड किया 2.4, तो फाइनल ईएमएफ हमारे पास आता है, वो आता है 12 वोल्ट्स, यानी ईएमएफ होगा 12 वोल्ट्स। ठीक है, तो यही कट किया हमने, 9.6 प्लस 2.4, 12 वोल्ट इज द राइट ईएमएफ। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं सी पे। The student has three different voltmeters to measure the PD across the 40 ohm resistor. These are labeled 0.2 volts, 0 से लेके 20 volts, 0 से लेके 200 volts. Each has a pointer that shows the PD on the scale. Explain, state and explain which of three voltmeter is best to measure the PD. अब वोल्टेज हमारे पास आया 0 से लेके सॉरी, वो जो ईएमएफ हमारे पास आएगी यानी वोल्टेज, वो है 12 वोल्ट। तो उसके लिए क्या ऑप्शन ठीक रहेगा, पहले मैं ऑप्शन ले लेता हूँ, 0 से लेकर 20 वोल्ट वाला सही रहेगा। अब इस पे तो एक मार्क मिल गया, अब दूसरा मार्क्स कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मार्क्स मिलेगा यहाँ, इसमें बताना होगा कि हमने 0 से लेके 2 वॉट्स वाला क्यों नहीं चूज किया और 0 से लेके 200 वाला क्यों नहीं चूज किया। तो 0 से लेके 200 वाला जो हमने चूज नहीं किया, दूसरे के 2 वाला हमने इसलिए चूज नहीं किया बिकॉज इट इज ऑफ टू शॉर्ट रेंज, इसकी रेंज बहुत कम थी। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा का रीजन क्या है, 0 से लेके 200 वोल्ट वाला ना यूज करने की वजह ये है बिकॉज टू मच करंट विल फ्लो। ठीक है, बहुत ज्यादा करंट भी फ्लो हो सकता था, इस वजह से हमने ऐसा किया है। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ आगे मूव करते हैं पार्ट डी पर। कैलकुलेट द पावर प्रोड्यूस इन द 10 ओम रेजिस्टर। पावर निकालनी है हमें। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू आई वी। तो इसी तरह हमें करंट पता है 0.24 मल्टीप्लाई कर दिया, बल्कि एक मिनट, पावर निकालने के लिए हमें एक चीज ये करनी पड़ेगी कि हमें फॉर्मूला लगाने पड़ेगा P इक्वल्स टू आई का। ठीक है, हमने बिल्कुल ठीक निकाला यहाँ पे। अच्छा सही, करंट हमें पता है 10 वोल्टेज, 10 ओम्स का जो हमने वोल्टेज निकाला था पीछे, वो क्या निकाला था? 2.4 वोल्टेज पता है ना हमें। तो 2.4 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.24 से, हमारा आंसर आ रहा है 0.58 वोल्ट इज आवर राइट आंसर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। द स्टूडेंट हैज अवेलेबल टू 10 ओम रजिस्टर्स। ठीक है, और कह रहा है विद पावर रेटिंग ऑफ 1/2 पी और 2 पी। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या हो गया 0.5। आई कह रहा है विच सजेस्ट व्हाई अ रजिस्टर विद पावर रेटिंग ऑफ 1/2 इज नॉट सुटेबल फॉर करंट इन 10.1। 10.1 का है। ठीक है, छोटा रजिस्टर है ना, छोटा रजिस्टर है, क्यों सुटेबल नहीं है? वजह ये है बिकॉज रजिस्टर will become extremely hot। उससे बाद में क्या इफेक्ट होगा कि वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये बात है, तभी 2p वाला रजिस्टर ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू 0.5p वाले से। ठीक है, आगे ई पार्ट पर आते हैं। द स्टूडेंट adds a resistor R to the circuit to make the circuit shown in figure 10.2। ये 10 ohms का रजिस्टर है, ये 40 ohm, this is R। Complete the table in figure 10.3 to show what happened as resistor R is connected। तो रेजिस्टर आर कनेक्ट हुआ तो क्या हुआ? यू शुड स्टेट वेदर ईच क्वांटिटी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और स्टे द सेम एंड गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी चेंज अकर्स। कैलकुलेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। वो कह रहा है कि करंट इंक्रीज हो, डिक्रीज हो या सेम रहे, वो आपको बताना है। तो हमने इन्होंने पहले से हमें लिख के दिया हुआ है, करंट इन 10 ओम रेजिस्टर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? एक्सप्लेनेशन देनी है यहाँ पे। करंट बढ़ जाएगा, वो इसलिए बढ़ेगा as resistance decreases because current and resistance are inversely proportional। resistance बढ़ती है तो करंट कम हो जाता है, ये वाली बात है। अच्छा, दूसरे में लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। 10 ओम रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस का ये सीन होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था पावर इक्वल्स टू आई वी वाला। तो पावर जब बढ़ती है तो करंट भी बढ़ता है। ठीक है, तो पावर और करंट क्या हुए? डायरेक्टली लिंक। तो जब करंट बढ़ गया 10 ओम के रेजिस्टर में, तो पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पावर एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया। अच्छा, ये बात हो गई हमारी। आगे लिखा हुआ है पी डी अक्रॉस 40 ओम रेजिस्टर। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर 10 इसका ईएमएफ है टोटल, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, जो लास्ट वाली बात है। अगर 10 वोल्ट का हमारा ईएमएफ है और ये हमारा पहले से इंक्रीज हो चुका है 6 वोल्ट पर, क्योंकि हम क्या लिख के आए अभी कि पीडी जो है वो बढ़ चुका है। तो अब जो 40 का रेजिस्टर है उसको अपने आप को बैलेंस करने के लिए 4 वॉट्स पे लाना होगा। वो बढ़ नहीं सकता, वो कम होगा ना, वो सेम रह सकता है ना वो बढ़ सकता है। क्योंकि अगर सेम रहा तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12, विच इज इनकरेक्ट। ईएमएफ तो 10 है, तो और अगर बढ़ा तो 6 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, तो ये 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 14। तो ये अपना को बढ़ा नहीं सकता ना ये कम रहेगा। इसको, ये 6 पहले से हो चुका है, ये बढ़ चुका है।
तो इसको बरकरार रखने के लिए ये हो जाएगा 4 वॉट्स, जिसकी वजह से ताकि ये 10 वॉट्स ही रहे, इससे कम या ज्यादा ना हो। तो इस हिसाब से 40 ओम्स जो है ना, 40 ओम वाला जो पीडी होगा वो हो जाएगा डिक्रीज। बिकॉज वो क्यों होगा? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 ओम वाला, जो 10 ओम वाला पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया है, दैट इज वाई 40 ओम वाला डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज दे बोथ नीड टू बैलेंस। तो ये पूरा इसका आंसर था। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। So let's move to the last question, question 11. A smoke detector contains a small radioactive source of americium-241. The source emits alpha particles. In the space below, draw a diagram of an apparatus that can be used to show that the source emits alpha particle. तो दो चीजें यूज होती हैं जो कि अल्फा पार्टिकल जिनसे मेजर होती है। पहली जो है वो है क्लाउड चैम्बर, ठीक है, जिसमें अल्कोहल वेपर वगैरह भी होते हैं। दूसरी है गीगर मोलर ट्यूब यानी जीएम ट्यूब। तो ज्यादा बेहतर जो और आसान जो है वो गीगर मोलर ट्यूब है तो दोनों सही, बट हम गीगर मोलर ट्यूब बनाते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसकी ऐसी फ्री हैंड ड्राइंग बनाऊं तो कुछ इस तरह की बनती है। यहाँ से जाती है, फिर यहाँ से ऐसे है, एक मिनट, यहाँ से फिर इस तरह बनती है कुछ। यहाँ पे गैसेस वगैरह होती हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं या जो भी पार्टिकल हैं वो फ्लो करते हैं, ठीक है। और ये जो है रेडियो एक्टिव सोर्स है जहाँ से रेडिएशन निकलती हैं। लेट से ये अल्फा पार्टिकल हैं, ये इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हैं होती है हमारी आर्गॉन गैस होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह कुछ सीन होता है गीगर मोलर ट्यूब में। और फिर यहाँ से जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल भी कनेक्टेड होता है। और इस साइड पे फॉर एग्जांपल बैटरी होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की डायग्राम होती है हमारी जीएम ट्यूब यानी जीगर मोलर ट्यूब की। इसकी बल्कि मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ सही से। पहले इसका पार्ट 2 कर लेते हैं, फिर मैं इसकी डायग्राम दिखाऊंगा। तो इसका हाउ दिस apparatus इज यूज, तो ये इस तरह से यूज होता है कि जब भी इसमें कोई ना कोई गैस आती है तो ये इसको आयनाइज कर देता है। व्हेन एनी गैस एंटर्स जीएम ट्यूब इट आयनाइजेस द गैस, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आयनाइज कर देता है। अच्छा, एक पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो जो सोर्स आती है, तो इस केस में अल्फा है तो इट काउंट्स द अल्फा पार्टिकल सोर्स, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी लिख देता हूँ कि उसके बाद ये होता है काउंट करता है और फिर इट बेसिकली लिसन्स टू द काउंट्स। जितनी काउंटिंग हो जाती है फिर उसको उसके अंदर आवाज भी आती है, ठीक है। पहला क्या होता है, गैस जो भी अंडर होती है तो उसको एनहांस कर देता है। उसके बाद ये भी होता है कि फिर वो उसको जो है वो काउंट करता है कि कितने अल्फा पार्टिकल हैं, डिजिटल मीटर पे लिखा हुआ आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन वगैरह भी मूव करते रहते हैं इस ट्यूब के अंदर। और फिर एंड में जो जितने भी काउंट होते हैं उसकी आवाज भी आती है, यानी वो उसको सुन के जो आवाज आती है काउंट्स की डिटेक्ट करता है। इसकी डायग्राम जो है वो थोड़ी इस तरह से, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जो कि बेसिकली एल्यूमिनियम का बना हुआ है, मगर हमारे इतना जरूरी नहीं है ये। सिलेबस में हमारे ये है कि जो रेडियो एक्टिव सोर्स जा रही है, अब देखिए सारे इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, जो पॉजिटिव है वो ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ आते हैं, ठीक है। ये विंडो लगी हुई है, यहाँ आपको आता है, यहाँ पे जो है वो सारी गैसेस वगैरह स्टोर होती है। यहाँ पे हीलियम, नियोन और आर्गन लिखा हुआ है, आर्गन है सब हमारे इसमें सिलेबस में। तो फिर यहाँ से पल्स जाती है और फिर यहाँ से घूम के वापस आती है, ये बैटरी लगी है। तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है इसका, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये थी डायग्राम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट शो दैट द सोर्स एमिट्स अल्फा पार्टिकल। ये किस तरह से पता चलेगा कि सोर्स अल्फा पार्टिकल एमिट कर रही है? वो इस तरह से पता चलेगा कि द काउंट रेट विल डिक्रीज
ठीक है, काउंटेड डिक्रीज हो जाएगा, विच इंडिकेट्स दैट अल्फा पार्टिकल्स आर एब्सॉर्ब। ठीक है, ऐसा पार्टिकल एब्सॉर्ब करेंगे, इतना मेरे ख्याल से काफी है। इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर एक पॉइंट ये हो गया कि काउंटेड डिक्रीज होता है, और दूसरा पॉइंट ये होगा कि अल्फा जो पार्टिकल है वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई अल्फा पार्टिकल जो है वो हमारे एब्सॉर्ब हो चुके हैं। तो आगे मूव करते हैं। द स्मोक डिटेक्टर वर्क्स बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द सोर्स आयनाइज द एयर। ठीक है, आगे कह रहे कंपेयर द रिलेटिव आयनाइजिंग इफेक्ट ऑफ एंड पेनिट्रेटिंग पावर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। अच्छा, आयनाइजिंग इफेक्ट बताने हैं हमें यहाँ पर, और क्या बताने, पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन इफेक्ट बताने हैं। तो आयनाइजिंग इफेक्ट जो होता है वो डिपेंड्स अपॉन चार्ज। तो सबसे सारा हाईएस्ट चार्ज किसका होता है, +2, जो कि किसका चार्ज होता है +2, अल्फा का। हाईएस्ट चार्ज होता है अल्फा का, सेकंड नंबर पे चार्ज किसका होता है, बीटा का, विच इज 0। आखिरी नंबर पे चार्ज होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता, वो होता है गामा। अब आते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट पे। इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल, या पार्टिकल साइज। जितना छोटा पार्टिकल होगा उतनी तेज पेनिट्रेशन पावर होगी। सबसे ज्यादा छोटा पार्टिकल कौन सा होता है, गामा। उससे बड़ा कौन सा होता है, बीटा। और सबसे बड़ा पार्टिकल कौन सा होता है, अल्फा। तभी वो थिन पेपर से रुक जाता है, और गामा के लिए थिन ब्लॉक लाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो उसमें में गुजरता है, वरना नहीं रुकता गामा इतनी आसानी से। तो इसी तरह हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग इफेक्ट किसका होता है, आयोनाइजिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा अल्फा का होता है। अल्फा हैज द हाईएस्ट आयोनाइजिंग इफेक्ट। इसके बाद आता है बीटा, बीटा का अल्फा से कम होता है। और सबसे एंड में आता है गामा हैज द लोएस्ट ionizing इफेक्ट। ठीक हो गया, ये 3 पॉइंट आपने लिखने थे यहाँ पर, कि अल्फा का आयनाइजिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, बीटा का उससे कम होता है, और गामा का सबसे कम होता है। ठीक है, ये पॉइंटर्स आ गए हमारे। अब लिखते हैं पेनिट्रेशन पावर पर। तो गामा हैज द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, उसके बाद आता है बीटा, और यही बात कंटिन्यू होगी इसके लिए भी। और सबसे एंड में आता है हमारे पास अल्फा। ठीक है, तो आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस। सो लेट्स मूव टू सी पार्ट। americium 241 has half life of 430 years. Radium 224 has is another element that emits alpha particle. अच्छा, वो भी alpha particle emit कर रहा है। It has a half life of 3.6 days. इसमें और इसमें कंपैरिजन चेक करें कितना बड़ा डिफरेंस है। Why americium 241 is more suitable as a radioactive source in a smoke detector than radium 224। एमरीसियम ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि जब फॉर एग्जांपल रेडियम जो है उसकी हाफ लाइफ है 3.6 डेज, ऑफ एमेरिसियम की है 430 इयर्स। अब जब ये डिटेक्टर में डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्मोक डिटेक्टर, ठीक है, तो जो पार्टिकल है वो रेडियम में क्या होगा कि कॉन्स्टेंटली इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब कौन बिला वजह रिप्लेस करे, एक दफा डाल के छोड़ दिए
डिटेक्ट होते रहेंगे। तो ये डिटेक्ट होने वाली बात है, ये होगी अमेरिसियम में। अमेरिसियम में डिटेक्ट होते रहेंगे 430 साल तक, कोई टेंशन नहीं है। जबकि रेडियम में हर 3 या 4 दिन बाद रिप्लेस करने पड़ेंगे। एक तो ये वजह हुई, मेरे हिसाब से ये वजह सही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी वजह क्या हो सकती है हमारे पास, वो ये हो सकती है कि डिटेक्टर जो है वो लंबे अरसे तक काम करेगा अमेरिसियम डालने से, यही वजह हो सकती है। तो मेरे हिसाब से जो वजह है जो मैं आपको पहले बताई, यही है कि देयर देयर विल नो नीड टू रिप्लेस, हमें जरूरत नहीं होगी पार्टिकल्स को रिप्लेस करने की। ठीक है। तो ये हमारी एक बात हो गई। तो ये हो गया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 की तरफ। उसमें ये लिखा हुआ है, अ स्मोक डिटेक्टर कंटेन 8 की पावर 10 सॉरी 8 इंटू 10 की पावर 11 एटम्स ऑफ अमेरिसियम 241। फिर दोबारा इसकी बात आ गई। ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकिंग फॉर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अमेरिसियम 241 टू फॉल टू 1 टू 10 की पावर 11। अच्छा, टाइम टेकन निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ इक्वल्स टू टोटल टाइम, हाफ लाइफ इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है। ये होता है सीन। तो अब हमें चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 11 से, इसको हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आएगा 4 इज टू 10 की पावर 11। फिर दोबारा किया तो क्या आएगा 2 इज टू 10 की पावर 11। सेम करेंगे तो आएगा 1 इज टू 10 की पावर 11। तो ये इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। अब वी विल काउंट द नंबर ऑफ एरोज, 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो। तो जितने एरो होते हैं उतनी हाफ लाइफ होती है, तो यहाँ पे 3 हाफ लाइफ है। तो टोटल टाइम हमें निकालना है, इसको टी लिख देते हैं। नंबर ऑफ हाफ हमें पता लग गई 3 है। अब हाफ लाइफ कितनी गिवन है क्वेश्चन में, तो अच्छा ये डायरेक्टली इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये गिवन है यहाँ पर। ठीक है। तो वो हमें गिवन है 430, लिखा हुआ है ना मेसियम 241 इज द लाइफ ऑफ 430, तो ये इसमें है। तो 430 हमने यहाँ पे लिख दी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा टाइम आ गया 1290। This will be the time that americium 241 will need to decompose. ये आ गया हमारा टाइम। ठीक है। आगे मूव करते हैं। When used correctly, the radioactive source in the smoke detector is less harmful than background radiation. State one harmful effect of background radiation. Background radiation से क्या इफेक्ट आएगा, तो ये इफेक्ट आता है, बहुत सारे हैं, जिसमें से एक जो फेमस इसका एक इफेक्ट है वो है कैंसर, कि बैकग्राउंड रेडिएशन से कैंसर हो सकता है। अच्छा, बैकग्राउंड रेडिएशन जो है वो आती कहाँ से है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आती हैं मेडिकल इक्विपमेंट से, यहाँ से भी आती हैं। फिर दूसरा ये फ्रूट से भी आती हैं। ठीक है, बनाना से आती हैं, और एक दो इसकी वजूहत और भी हैं, आर्गन गैस से भी आती हैं। इतना काफी है। ठीक है, यहाँ से आती है बेसिकली। ये सारे जो है वो कॉज कर सकते हैं कैंसर। ठीक है। रेडियो आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव सोर्स इज पिक्ड यूजिंग अ लॉन्ग हैंडल्ड टूल। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सेफर देन यूजिंग अ शॉर्ट हैंडल्ड टूल। शॉर्ट हैंडल्ड टूल से लॉन्ग हैंडल्ड टूल से यूज करना ज़्यादा सेफ क्यों है इसकी। तो जो पहला फायदा है लॉन्ग हैंडल यूज करने का, वो हमारा ये है कि देयर विल बी नो डैमेज। थोड़ा बहुत तो होगा, मगर हम कह सकते हैं कि डैमेज इतना नहीं होगा। देयर विल नो डैमेज टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को इतना इफेक्ट नहीं होगा, जैसे कि हाथ पा सकती है। ठीक है। तो ये वाली बात हो गई पहली, तभी हम
जो है लॉन्ग जो है वो रॉड या हैंडल यूज करते हैं। दूसरी बात हमारे पास ये वजह आ सकती है कि देयर विल बी लेस रेडिएशंस, ठीक है, कम रेडिएशंस आएंगी, शॉर्टर हैंडल में ज्यादा आ सकती हैं पकड़ने में। तो और हमारी तीसरी वजह जो आएगी वो ये होगी कि अल्फा पार्टिकल बाय यूजिंग लॉन्ग हैंडल टूल, अल्फा particles will be stopped by the air, हवा से जो रुक जाते हैं अल्फा पार्टिकल। तो ये भी वजह हो सकती है। तो ये तीन वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से हम लॉन्ग हैंडल टूल इस्तेमाल कर सकते हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट हैंडल टूल। So yes, that's it for today. Thank you so much for watching. Thank you so much for giving your precious time.